नमस्कार। तो बात कर रहे थे कि हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ के नोट्स, और आज हम सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। और कल हमने प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख नगर थे। तो आज हम पढ़ेंगे नगर योजना, ठीक है, इसका सामाजिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन, ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति, कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से, वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक पे आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं जो प्रीलिम्स की दृष्टि से आ सकते हैं। तो ये नोट्स हैं एनसीईआरटीज़ के, ये आप लोग नोट कर लीजिए, पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नगर योजना के बारे में। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना की प्रणाली थी, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का एक शहर था, समझ गए, जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में स्थित भवन जाल ग्रिड की भांति व्यवस्थित थे, ठीक है। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और ये अनेक खंडों में विभक्त थी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों को प्रयोग के एक विशेष तथ्य है। पक्की ईंटों का प्रयोग एक विशेष तथ्य है क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो इस बात को समझ जाइए। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, परंतु हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। समझ गए, कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये था इसकी नगर योजना के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके अन्नागार और धान्यागार के बारे में, ठीक है। तो जो अन्नागार था, तो हड़प्पा के दुर्ग में धान्यागारों की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप से बनाई गई जो नदी के समीप थी। वस्तुएं नदी मार्ग द्वारा नावों से लाई जाती थी और धान्यागारों में संचित की जाती थी, समझ गए। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नाव सबसे अच्छा साधन था क्योंकि रास्ता और बेहतर होने के अतिरिक्त इसमें श्रम भी कम लगता था। क्या लगता था? इसमें श्रम भी कम लगता था। तो याद रखना, ठीक है, नावों का उपयोग किया जाता था, ठीक है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो एक अच्छा साधन था, क्या था? नावों से, ठीक है। अच्छा, परकोट परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी अनेक अन्नागार इमारतें थी और यहाँ से प्राप्त एक बड़े भवन से ज्ञात होता है कि यहाँ राजमहल या किसी शासक का घर था। तो ठीक है, इससे क्या ज्ञात होता है कि एक अन्नागार की इमारतें थी और यहाँ से प्राप्त एक बड़े भवन से, तो एक बड़ा भवन था और जिससे ये ज्ञात होता है कि ये राजमहल या किसी शासक का क्या था, महल था या घर था, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, अब थोड़ा सा निकास प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो निकास प्रणाली कैसी थी? मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। क्या थी? अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। तो याद रखना क्या क्या होते थे मोहनजोदड़ो के जो निकास प्रणाली थी। प्रत्येक छोटे व बड़े मकान में क्या होता था? प्रांगण और स्नानागार जरूर होता था। तो याद रखना इस चीज़ को। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे नालियां बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? नालियां बनी हुई थी, याद रखना। ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन नालियों में नरमोखे मैन हॉल भी बने होते थे। तो मैन हॉल भी बने रहते थे। तो याद रखना इन चीज़ों को। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एनसीईआरटीज़ की जब 6 to 12 6 7 क्लास के एनसीईआरटीज़ के जो चैप्टर पढ़ाए थे उससे मैंने नोट्स बनाने सिखाए थे आप लोगों को। तो उन नोट्सों में भी मैंने ये चीज़ें पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अच्छा, तो सड़कों और नालियों के अवशेष बनावली से भी प्राप्त हुए हैं। स्नानागारों और नालियों की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी। तो ये फैक्ट हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। हड़प्पा की निकासी प्रणाली विलक्षण थी। संभवतः कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये
ये आपके प्रीलिम्स और मेंस और ऑप्शनल ये दोनों में आप लोगों के काम आएंगे ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए काम की चीज़ है, ये यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई छोटे लेवल का एग्ज़ाम भी होगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो बेसिक से पढ़ाई जाती हैं ये एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको देखें, पूरा देखें और पूरा समझें और पढ़ें, इनको बार बार नोट करें। ठीक है, बार बार रटें इनको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सड़कें और तथा भवन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर थी। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। समझ गए? मकानों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लस्तर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थी और इनमें खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था, वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े थे। तो याद रखना ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती थी। सड़कें और भवनों का निर्माण किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से बनाया जाती थी वो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें इसमें विवरण जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो चीज़ें दे रखी हैं कि जो प्रीलिम्स की दृष्टि से या जो मेंस की दृष्टि से आप लोग लिख सकते हैं इससे। ठीक है, अच्छा, मकान में एक आंगन होता था जिसमें भोजन पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे में मसाला पीसने के लिए बैठती थी। बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में रहते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जिससे ज्ञात होता है कि घर के अंदर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग। अब इनकी बात कर लेते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था इन लोगों का। तो हड़प्पाई समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था। क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज की संकल्पना विभिन्न अवशेषों से सामने आई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में से आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तानों में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख की 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न होता है, एक जैस्पर होता है जो क्या होता है, एक प्रकार का उपरत्न होता है, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों के से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ है। तो क्या मिला है? उस खोपड़ी से आभूषण मिले हैं। किसके? जैस्पर क्या है? एक उपरत्न होता है। मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ है उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा, कहीं पर मृतकों के को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। क्या था? विश्वास नहीं था। ठीक है, अच्छा, हड़प्पाई लोग जौ, गेहूं और हड़प्पाई लोग जो और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटियां बनाते थे। इन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले, और ये मांस और मछली भी खाते थे। तो याद रखना कि कौन कौन सा खाना उस टाइम खाते थे और क्या क्या लोग करते थे उस टाइम पे। तो हड़प्पाई लोग कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के तकुए से ज्ञात होता है कि बहुत से स्त्रियां घर पर सूत काटने का कार्य करती थी। ठीक है, याद रखना। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था, पर पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। ठीक है, तो इस तरह की बनावट, इस तरह के कपड़े वो लोग पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी उपयोग होता था। स्त्रियां अपने केस भांति भांति से संवारती थी। वे केशों को भांति भांति से गूंथती थी और कंगों से सजाती थी। ठीक है, तो याद रखना। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण क्वार्टर और सीप के बने होते थे, परंतु ये अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। ठीक है, अच्छा, हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते थे। यहाँ से बच्चों के खेलने के लिए कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी और चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और विभिन्न प्रकार के झुंझुने मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना जो जो चीज़ें यहाँ से जो जिस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं वो कल्पना की गई है कि ये सब चीज़ें होती थी और एक्चुअल में वो चीज़ें होती थी उस टाइम पे। तो याद रखना कि जो जो चीज़ें हैं वो हमें जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम होती थी, वाणिज्य या व्यापार की दृष्टि से या आर्थिक स्थिति के या सामाजिक जीवन के हिसाब से क्या होता था, नगर योजना क्या थी, तो ये सब चीज़ें हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इनका कि इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार था, कैसे ये मानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन अथवा मंदिर
के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, देखो नहीं हुए हैं यहाँ से। तो इसका अपवाद विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो हो सकता है, जिसका उपयोग स्नान शुद्धि या सफाई हेतु किया जाता होगा। ठीक है, ये होगा। अच्छा, उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का भी प्रयोग नहीं होता था। तो याद रखना, हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से करते थे ये लोग। अच्छा, हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गैंडा हो सकता है। क्या हो सकता है? जो गैंडा हो सकता है, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। इसी प्रकार सींग वाले देवता के चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती थी। पुरुष देवता के सिर पर 3 सींग थे। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। तो ये पद्मासन है, पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। ठीक है, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा था और आसन के नीचे एक भैंसा तथा पांवों पर 2 हिरण थे। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है, किंतु यह संदेह पद लगता है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। हड़प्पा में पत्थर के बने लिंग यानी अनेक प्रतीक प्राप्त हुए हैं। देखो, ये 2 चीज़ें भी प्रतीक प्राप्त होते हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने हैं। लिंग पूजा के हड़प्पा काल के शुरू हुई है और यह हिंदू समाज की पूजा के विशिष्ट विधि माने जाने लगी है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मोहर सील पर पीपल की डालियों के बीच विराजमान देवता चित्रित थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनको नष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए भी ताबीज भी पहनते थे। तो वो लोग क्या करते थे? ताबीज भी पहनते थे। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में सामान्यतः मृतकों की गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। कुछ कब्रों में मृद भांड और तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता और संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु के बाद प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए, ये थी इसकी स्थिति। ठीक है, अब इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति, कृषि एवं रोजगार, तो किस तरीके से था वो भी पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी। तो आर्थिक स्थिति, कृषि तथा व्यापार हड़प्पा सभ्यता स्थलों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कृषि को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। क्या था? कृषि को अधिक महत्व। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल माह में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कोई फावड़ा या फॉल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड हलरेखा देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल के राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज का उत्पादन अधिक था। तो याद रखना इन फसलों को किस चीज़ का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, बनावली से जौ की अच्छी किस्में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त तिल और सरसों भी उगाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों, अन्नागारों में संरक्षित किया जाता था, जो कि संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में लिया जाता था। सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया गया है। यही कारण है कि यूनान के लोगों ने इसे सिंडन कहकर संबोधित किया। ठीक है, अच्छा, हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते तथा बिल्ली दोनों की पहचान पालतू जानवर के रूप में की गई है। ठीक है, हड़प्पावासी गधे और ऊंट भी रखते थे और वे संभवतः इन पर बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक मूर्तिका टेराकोटा में मिला है। गुजरात की अवस्थित सुरकोटड़ा
से घोड़े की हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 2000 ईस्वी पूर्व के हैं। हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडे जैसे वन्य पशुओं से परिचित थे। तो कौन कौन से पशुओं से परिचित थे वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा वाणिज्य तथा व्यापार की बात कर लेते हैं इसका कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर, धातु तथा हड्डी का व्यापार करते थे। हड़प्पावासी धातु के सिक्के का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का आदान प्रदान का प्रयोग करते थे। तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, ना कि पैसों के बदले, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना। बाकी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना और नोट्स आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। अच्छा, हड़प्पावासी अपनी वस्तुओं और अनाजों को नाव तथा बैलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। किसकी सहायता से? बैलगाड़ी के माध्यम से। हड़प्पावासी अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह सुतका गेरडोर तथा लोथल से बाह्य व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार करते थे। क्या करते थे? बाह्य व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहिए से परिचित थे। किससे थे? पहिए से परिचित थे। वे ठोस पहिए वाली बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो याद रखना इन चीज़ों को। हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी था। इसके अतिरिक्त बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी प्राप्त हुई हैं। 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास और उसके पश्चात मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख है, जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया अभिलेखों से में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और मकरान। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित हैं। तो ये चीज़ें थी, ये थी इसकी वाणिज्य और तथा व्यापार की स्थिति। तो ये रहा आप लोगों का पीडीएफ, और ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और कल बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो नोट्स जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे होंगे तो नोट्स आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं लगातार आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। अभी मैं हिस्ट्री के करा रहा हूँ, बाद में मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ों के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।